Hello students, welcome to RK Study Point. This is Rajat and we are going to study force and pressure next part. ठीक है, तो आज हम लोग हमारे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के अगले पार्ट की वीडियो पे आए हैं और अगला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारी जो है भाई वो कितने हैं? टाइप ऑफ फोर्सेस हमारे कितने टाइप के हैं भाई? एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो दो तरीके के टाइप ऑफ फोर्सेस हैं हमारे। पहला कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे बेटा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग बेटा फ्रिक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो है हमारी भाई फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब पॉइंट यह आता है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारी बेटा वो फोर्सेस होती हैं जो जिसमें दो सरफेसेस हमारे क्या होते हैं बेटा? कांटेक्ट में रहते हैं। क्या रहते हैं? कांटेक्ट में रहते हैं। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा रहा हूं तो मैंने इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाई होगी। ठीक है, तो मेरा हाथ का सरफेस और इस पेन के या फिर इस मार्कर के बॉडी का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में है। दूर से नहीं उठाया मैंने, इसे जादू से नहीं उठाया, दूर से मेरे हाथ में नहीं खिंच के चला आया, कोई फोर्स से अपने आप नहीं आया, मैंने इसको उठाया अपने आप से, अपने हाथ से उठाया है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस जो हैं भाई हमारी क्या हैं? कांटेक्ट फोर्सेस हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं भाई? आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसी फोर्सेस को हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक, और सेकंड वन है भाई हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये होती हैं जिसमें दो सरफेसेस हमारे आपस में बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल मैग्नेट। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग ये मानते हैं कि अगर मान लेते हैं भाई कोई मैग्नेट है, ठीक है, यहां पर कोई भी आयरन का पीस पड़ा है जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक, तो ये मैग्नेट क्या करेगी? इस आयरन के पीस को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। क्या कह सकते हैं हम लोग कि इस मैग्नेट ने इस आयरन के पीस पर दूर से ही फोर्स लगाया, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, एक अट्रैक्शन लगाया, जिसकी वजह से ये आयरन का पीस इसकी तरफ भाई क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। तो इसको, इसमें क्या है? इस मैग्नेट को और इस आयरन को आपस में कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी फोर्स लगाने के लिए। मैग्नेट ने इस आयरन के पीस पर भाई दूर से ही फोर्स लगाया है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन फोर्सेस को हम बोल रहे हैं भाई क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहली फोर्स जो पढ़ेंगे वो है हमारी मस्कुलर फोर्स। हाँ तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं अपनी फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स की, जो है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब मस्कुलर फोर्स होती क्या है? मस्कुलर फोर्स का मतलब है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मसल्स से लगने वाली फोर्स। यानी जो फोर्स मसल्स के थ्रू लगती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की मसल्स के थ्रू या फिर किसी एनिमल्स की मसल्स के थ्रू लगाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? मस्कुलर फोर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं भाई, हॉर्स जब कार्ट को पुल करता है, यानी हॉर्स अगर किसी भी कार्ट को पुल कर रहा होता है, खींच रहा होता है उसको, तो वो अपनी मसल्स के थ्रू उस कार्ट को पुल करने के लिए फोर्स लगाता है। पूरा फोर्स लगाता है वो किसके थ्रू? अपनी मसल्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कौन सी फोर्स लगा रहा है उस कार्ट को पुल करने में? बेटा वो लगा रहा है कौन सी फोर्स? मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब मस्कुलर फोर्स में एक और एग्जांपल, अगर हमको कोई पानी से भरी हुई बकेट है, भरी हुई जो है वो बकेट है, वो हमको उठानी है, ठीक, तो वो उठाने में भी हमको कौन सा फोर्स लगाना पड़ रहा है? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जिम में जाते हैं,
बॉडी बिल्डर्स लोग वेट उठाते हैं भाई, ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में भी कौन सी फोर्स लग रही है? मस्कुलर फोर्स लग रही है। ठीक, कौन सी फोर्स लग रही है वेट लिफ्टिंग में? उसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रही है। आप लोग पेन से लिख रहे हैं कॉपी पर, वो भी मस्कुलर फोर्स, यानी जब तक आप पेन उठाओगे नहीं, पेन से फोर्स नहीं लगाओगे, लिखोगे नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है, तो आप उस पर फोर्स लगा के कौन सी फोर्स लगा रहे हो? अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो। पेन उठाने में कौन सी फोर्स लग रही है? मस्कुलर फोर्स लग रही है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की, तो वो है हमारे पास ये, तो मैंने यहां पर लिख रखा है, तुम लोग चाहो तो कॉपी पेन लेके नोट कर लो। क्या है? द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द मसल्स। समझ में आ रही बात? कोई भी पुश और पुल मसल्स के थ्रू अगर अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अगर हमारी मसल्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल अप्लाई कर रही हैं, तो वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा भाई? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। ठीक, हाँ तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड कांटेक्ट फोर्स की, जो कि है हमारी कौन सी? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी है फोर्स भाई? वो क्या है, नाम है उस फोर्स का? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, या फिर हम इसको भाई शॉर्ट में कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं इसको हम। ठीक, वैसे तो 8th क्लास में इसका एक अलग से चैप्टर दे रखा है फ्रिक्शन का, लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट है, सिर्फ डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है। ठीक, तो देखो अगर मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, क्या है? ग्राउंड है। अब इस पर एक बॉल रखी है और मैंने इसको यहां से पुश अप्लाई करा, एक फोर्स अप्लाई करी, पुश, तो ये कुछ देर तक रोल करेगी और इधर कहीं पर आकर ये बॉल जो हो जाएगी भाई, किस पोजीशन पे आ जाएगी? ये रेस्ट पर आ जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टॉप हो जाएगी ये। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कौन सी पोजीशन बोलते हैं उसे हम? रेस्ट पर आ जाएगी ये। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और किसी अगर ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भाई रुक भी जाएगा। ये हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था ना। ठीक, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक भी जाएगा मोशन से। तो अब यहां पर इस पे कौन सी फोर्स लगी है जो कि ये ऑब्जेक्ट रुक गया, यानी जो ये बॉल थी ये रुक गई ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप कैसे रुक गई है? तो बेटा इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगी है। ऑब्वियस सी बात है, एक अपोजिंग फोर्स लग रही होगी। एक फोर्स तो यहां से जो कि इसको मोशन में लेके आई है, जो कि इस डायरेक्शन में थी, ये डायरेक्शन थी इस फोर्स की। ठीक, और एक फोर्स जो कि इसके इधर से लग रही होगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ये डायरेक्शन में, जिसने इस ऑब्जेक्ट को रोका है। ठीक है, अब जिसने इस ऑब्जेक्ट को रोका है वो फोर्स कौन सी थी? वो बेटा एक्चुअल में क्या होगी? वही फोर्स हमारी क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। किसने रोका इस ऑब्जेक्ट को? फ्रिक्शन होगी। यानी जो फोर्स हमें दिख नहीं रही थी यहां पर लगते हुए, लेकिन वो फोर्स इधर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट में लग रही है, और जो क्या क्या कर रही है? इसके मोशन को, यानी इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रही है? ये अपोज कर रही है। ठीक, समझ में आई बात? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन टेंड्स टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी फ्रिक्शन क्या कर सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन को स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या कर सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हो सकता है वो कुछ देर बाद अपने आप चलते चलते रुक जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि कोई बॉल थी, कुछ देर चली, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हो गई? रुक गई एक पोजीशन पर आकर। अब वो रुक क्यों गई? वो रुक गई बेटा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो कि उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी ऑलरेडी। ठीक है, तो इस ऐसी फोर्स को जो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं इस फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं। अब फ्रिक्शन की एक और बात मैं बताता हूं, इसको कांटेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं। देखो यहां पर एक तो बॉल का सरफेस लग रहा है और एक ग्राउंड का सरफेस, यानी वो एक सरफेस दो सरफेस, ये दोनों सरफेस आपस में बेटा क्या है? कांटेक्ट में है। इसी वजह से इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक, और दूसरी चीज इसने क्या करा? आपस में इन दोनों का कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगा। अब देखो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट तो मोशन में है,
ये दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 1 और 2। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है? वो है हमारा बॉल, ठीक। और रेस्ट पर कौन सा था? ये ग्राउंड था। इन दोनों में से या तो दोनों ही मूव कर रहे होंगे, या दोनों रेस्ट पर होंगे, या फिर इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है, या फिर मोशन में होगा। तो फ्रिक्शन अप्लाई होता है मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हाँ तो बेटा, अब इतने सब एक्सप्लेनेशन के बाद कि वो बॉल रुक गई और कैसे रुकी, फ्रिक्शन की वजह से रुकी, फ्रिक्शन ने उसके मोशन को अपोज किया, इतने सब एक्सप्लेनेशन के बाद तो जो हम डेफिनेशन बनाते हैं भाई उसकी, तो वो क्या बनेगी डेफिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। कहां एक्ट कर रही है? एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। एक तो वो बॉल और एक ग्राउंड, यानी किसी भी टू सरफेसेस की बात कर सकते हैं हम, कोई भी टू सरफेसेस की बात कर रहे हैं। एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी उन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि एक दूसरे के बीच में क्या है भाई? कांटेक्ट में है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये दो, एक पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मोशन में भी है और रुके हुए भी हैं, तो भी फ्रिक्शनल फोर्स है भाई, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, जो कि एक मोशन को दूसरे मोशन से अपोज कर रही है, ठीक है। समझ में आई बात? तो और एक चीज और क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लो डाउन द मोशन, ठीक है। एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं हम कि जो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को भाई स्लो कर देती है, ठीक है, धीरा कर देती है, धीमा कर देती है किसी भी मोशन को, ठीक। और हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है किसी भी मोशन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने नहीं देती। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर, और प्रिवेंट थिंग्स या फिर प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम मूविंग, ठीक है। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो चीजों को मूव नहीं होने देता। क्लियर है बात? तो यहां पर जो है भाई फ्रिक्शन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बाकी पूरा चैप्टर है 8th में, इसके बाद हम वो लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर के बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अभी फ्रिक्शन के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हाँ तो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं अपना किसकी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के फर्स्ट फोर्स की, या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब तुम लोग सोच रहे होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि ये वो फोर्स होती है जिसमें कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी, यानी अगर हम ये कह सकते हैं किसी बॉडी में चार्ज है तो वो किसी और दूसरी बॉडी को के ऊपर फोर्स लगाएगा। या तो वो चार्ज बॉडी होगी, या फिर वो हम ये कह सकते हैं कि वो अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है, लेकिन एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर या फिर अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को जो हम लोग बोलेंगे, उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि अगर कोई कॉम्ब है, मैं ऐसी बना के दिखा दे रहा हूं भाई, ठीक है। अब इसको हम लोग ने क्या किया? अपने बालों में रब किया, ठीक, समझना बात को। इस कॉम्ब को क्या किया हमने? अपने बालों में रब किया। और उस रब करने के बाद जब हम इसके पास छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेके आएंगे तो क्या होगा? कुछ पीसेस इसके अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब वो पीसेस जो होंगे वो इस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या, कैसे अट्रैक्ट होगा ये? ठीक है, तो कैसे अट्रैक्ट हुए? क्योंकि कॉम्ब को हमने रब करके क्या कर दिया? एक चार्ज्ड बॉडी बना दिया या फिर चार्ज कर दिया उसे, ठीक है। तो इस पर चार्ज इकट्ठे हो गए और इसने क्या किया? उसी चार्ज की फोर्स लगाकर इसने इन पेपर के पीसेस को भाई क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया या फिर अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। और इन दोनों केसेस में अगर मैं बात कर दूं
कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में या तो कॉम्ब में या फिर किसमें, पेपर के पीसेस में, इन दोनों में कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं था। इसने इस पीसेस को दूर से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बेटा वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। और इसकी डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, यानी चार्ज बॉडी के थ्रू एक फोर्स लग रही है किस पर, ऑन अनदर चार्ज बॉडी, कोई दूसरी चार्ज बॉडी पर, या फिर कोई अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हम लोग किस फोर्स की बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हम बात करते हैं भाई किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारी कैसी फोर्स है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है बेटा। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे है, इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स होने का रीजन ये है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा एक ऐसी फोर्स होती है जो कि अर्थ अपने अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ में प्रेजेंट हैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो वो नीचे आता है। जो टैप होता है ना, वाटर टैप्स होते हैं, उसमें पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता, कभी भी नीचे की तरफ ही आता है जब टैप खोलते हैं तो हम। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आता है बेटा, वो आता है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, इसकी डेफिनेशन हम सिंपल सी ये बोल सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ on all the things present in it। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी अर्थ सारी चीजों पर, यानी अर्थ में प्रेजेंट सारी चीजों पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ उछालता हूं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। वो क्यों आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है बेटा। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हाँ, तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं भाई मैग्नेटिक फोर्स की। ये बहुत ही सिंपल फोर्स है भाई। क्या है इसमें, इसमें मतलब सबसे पहले तो एग्जांपल से बात करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं किसी एक मैग्नेट की, ठीक है, तो ये मैग्नेट क्या करती है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी मैं मान लेता हूं कि ये मेरा कोई आयरन का पीस है, ठीक है, अब ये क्या है, आयरन का पीस है। आयरन जो होता है बेटा वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक, मैग्नेटिक मटेरियल वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट क्या करती है, उनको अपनी तरफ भाई क्या कर लेती है बेटा, अट्रैक्ट कर लेती है। और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करती है उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे भी फोर्स लगाती है, या तो वो रिपल्सिव हो सकता है या फिर वो अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर इनके पोल्स डिफरेंट हैं आमने सामने के, तो ये फोर्स जो हो जाएगा बेटा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को, किस फोर्स से, वो भी मैग्नेटिक फोर्स से ही करेंगे। और अगर यहां पर इन दोनों के पोल्स हमारे बेटा सेम सेम है, यानी दोनों मैग्नेट के पोल्स आमने सामने जो रखे हुए हैं वो सेम सेम रखे हुए हैं,
तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? वो लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, और ये भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही होगा। तो बेटा हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की? मैंने लिख भी रखी है यहां पर, जरा देखते हैं फिर। देखो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, मतलब वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स हमारी जो हो सकती है भाई, किसी दूसरे मैग्नेट के लिए रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, जैसा कि हमने यहां पे समझा भी था। तो उसके लिए हम एक और चीज लिख सकते हैं कि द मैग्नेट अप्लाइज अ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। ठीक है, तो जो मैग्नेट है वो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है अपने ही जैसे किसी और मैग्नेट पर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर के है ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज देखते रहो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस इज रजत साइनिंग ऑफ।